माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Honorable members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today may personally hand over approved text of the matter at the table within 20 minutes. Item number 9, Kendriya Vishwavidyalaya Samshodhan Vidhayek 2023. Shri Rajiv Pratap Rudy. मैं कल बोल रहा था, उस समय मुझे मौका नहीं मिल पाया और समय समाप्त हो गया था, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इसे कंप्लीट करने की अनुमति दिया जाए। महोदय, कल जब मैं ट्राइबल यूनिवर्सिटी बिल पर बात कर रहा था जो तेलंगाना के लिए बनाया जाना है, तो मुझे लगा कि कल के बाद मुझे आज वक्त मिला, तो मुझे लगा कि अगर अध्ययन करके शिक्षा के जगत में बोलना है तो यदि अक्टूबर 2014, 2018, 2015, 23, 2018 और 2016 के माननीय प्रधानमंत्री के एम्स में जो उनका कन्वोकेशन पर एड्रेस था, जम्मू शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी पर एड्रेस था, जो पीजीआई के मेडिकल कॉलेज पर एड्रेस था, सिंधिया स्कूल में जहां अभी गए थे उसका एड्रेस था, और आईआईटी मुंबई के कन्वोकेशन में जो माननीय प्रधानमंत्री गए थे उसका एड्रेस था, 2016 में कटरा। मुझे लगता है कि अगर उस पूरे विषयों को अगर पढ़ लिया जाए तो शिक्षा जगत की सोच का क्या प्रणाली होना चाहिए, पूरे स्पष्टता के साथ प्रधानमंत्री जी ने इन कन्वोकेशंस में कहा है, और मैं समझता हूं कि मैं वहीं से प्रेरणा लेकर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। मैं कल जब अपनी बात समाप्त कर रहा था तो मैंने ये अध्यक्ष जी आपको कहा कि आखिर में बिहार के बारे में मैंने चर्चा संदर्भित करते हुए बताया कि सेशन लेट है और अधिकांश बच्चे आज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, और आज 7.5 लाख से अधिक बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जो खचाखच भरा हुआ है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खाली हैं, और अगर बाध्यता ना हो डिग्री का तो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही पास करके परीक्षा दे करके पास कर जाए, लेकिन बाध्यता के कारण नहीं होता है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है एग्जामिनेशन कंट्रोल का, एक यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन लेने वाला होता है और पढ़ाने वाला भी उसी यूनिवर्सिटी में होता है, तो दोनों का दायित्व एक ही होता है, तो सेशन डिलेड होता है। मेरा एक अनुरोध होगा, अगर सरकार इस पर विचार कर सके कि जैसे सभी स्थानों का परीक्षा अलग होता है, यूनिवर्सिटी की परीक्षा को बिल्कुल अलग कर दिया जाए शिक्षा से, ताकि उसका डेट निर्धारित हो, वो परीक्षा ले, बच्चा वहां पहुंचे, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी हो उसको पढ़ा करके भेजे। एक प्रस्ताव था, और ये एक मेरे प्रस्ताव के साथ साथ मैं विषय में आगे बढ़ूंगा। लेकिन महोदय, उद्देश्य क्या होता है? आज हम ट्राइबल यूनिवर्सिटी में, जहां पर कर्नाटक में, ये हैदराबाद में, तेलंगाना में हम ये जो विश्वविद्यालय बना रहे हैं इसमें 50% है। मैं तो इसी सदन में एक उदाहरण देना चाहता हूं, और शायद माननीय मंत्री जी के राज्य में एक ऐसा स्थान है जहां हमारे एक सांसद, मैं कभी गया था तो देख के आया, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन दिस हाउस हैज अ कॉलेज जिसमें 80,000 ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं, क्लास प्राइमरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक 80,000, जिनको कोई उनके लिए कहीं से उनको कोई फीस नहीं देना पड़ता है, उनका खाना, उनका कपड़ा। और सचमुच अगर मंदिर देखना है तो हमारे एक सांसद हैं अछूता जी, जो इनके भी मित्र हैं, उतनी बड़ी संख्या, चाहे उसके पीछे जो भी पृष्ठभूमि हो, लेकिन 80,000 ट्राइबल बच्चे इस देश में एक व्यक्ति पढ़ा रहा हो, मैं समझता हूं कि हमको अनुसरण लेना चाहिए। इस देश में वैसा भी है कि शिक्षा तो एक व्यवसाय है महोदय, और इस सदन में या इस सदन भी लोग आए जो शिक्षा जगत में हजारों करोड़ रुपया कमा करके, कोई शिक्षा के इतना व्यवसाय, मैं नहीं लेना चाहूंगा उन पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्योंकि वो माननीय सदस्य हैं, लेकिन इस देश में वैसे भी लोग शिक्षा जगत से इतना धन अर्जित करके आए हैं कि आगे पहुंचे हैं, उसका कारण स्पष्ट है। जी वो पंजाब से हो, दिल्ली के हो, कई लोग उसमें जेल चले गए हैं, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, बट उसी संस्कार से वैसे लोग आए हैं जो आगे मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये शिक्षा जगत में। लेकिन महोदय, हम बिहार के बारे में चर्चा कर रहे थे, नहीं, जिस राज्य से वो यूनिवर्सिटी है, आप उड़ीसा राज्य के नाम ले रहे थे, उड़ीसा में है वो व्यक्ति, और वो राज्य का भी जरूर उसमें श्रेय जाएगा, क्योंकि उस राज्य में 80,000 बच्चों को पढ़ाने वाला कोई विश्वविद्यालय। मंदिर देखना है तो वो विश्वविद्यालय जाके देखिए, जहां गरीब छोटे छोटे बच्चे जो अपने
हमारे कपड़े भी ठीक से नहीं पहन पाते हैं, वो 80,000 वैसे बच्चे वहां पढ़ते हैं, निःशुल्क खाना खिलाना, कपड़ा देना, और सचमुच वैसे लोगों को, और इस सदन के सदस्य हैं, दिखते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। मैं आगे बढ़ के जाता हूं। औपचारिक शिक्षा के बारे में बात होता है यूनिवर्सिटी में। हम लोग यूनिवर्सिटी में, साहब बिहार की शिक्षा के हालात तो आप जानते हैं, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा होती है तो पहली लड़की ऑल इंडिया टॉपर या दूसरी लड़की ऑल इंडिया टॉपर, चाहे वो इशिता हो, गरिमा हो, वो दोनों बिहार की लड़कियां हैं। जहां सेशंस लेट है, जहां परीक्षा कठिनाई से होती है, और मैंने आपको 2 उदाहरण दे दिया कि आखिर में किस प्रकार से होता है। लेकिन मैं एक विषय बताना चाहूंगा महोदय, आज भारत की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी नीति लाई एनईपी के तहत। उन्होंने एंडोमेंट कहा। अब हम एंडोमेंट को अगर हिंदी में कहें तो चंदा कहा। लेकिन अगर आप देखना चाहें कि इस देश में आज की तारीख में हम लोगों ने नई शिक्षा नीति में, क्योंकि बड़े विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, और दिल्ली आईआईएम, मुंबई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एंडोमेंट्स आया, जब से ये नीति लागू हुई है, वो 160 करोड़ रुपया। मैं दुनिया के वैसी संस्थाओं और यूनिवर्सिटीज के बारे में बताना चाहूंगा जहां के बच्चे पढ़ करके इस देश और दुनिया में बड़े होते हैं। अगर मैं उदाहरण देना चाहूं, हार्वर्ड, $50 बिलियन, लगभग 4,000 करोड़ वहां पास किए हुए विद्यार्थी उस इंस्टीट्यूशन को देते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स, $42 बिलियन पास किए हुए विद्यार्थी विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए देते हैं। येल यूनिवर्सिटी, $41 बिलियन they give as an endowment to the university where they have passed out. Look at Stanford, $36 बिलियन हमारी सरकार खर्च करती है। हम सब लोग सरकार के पैसे से ही इस देश के शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, पर दुनिया में ऐसे भी उदाहरण हैं जहां बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी। लेकिन भारत में भी एक और चीज हो रहा है। एक तरफ हम पढ़ाई की बात करते हैं कि अच्छी शिक्षा हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन से, लेकिन हम लोगों ने टॉप हैवी कर दिया है। दुनिया में विश्वविद्यालय में पढ़ने इतने बच्चे कहीं नहीं जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा ये प्रेरणा रहता है कि हम विश्वविद्यालय में परीक्षा करके, दुनिया में 10% लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बाकी ग्रेजुएशन से अंडर ग्रेजुएट करके अपने, क्योंकि जो भी हम लोग शिक्षा की नीति बनाते हैं अध्यक्ष महोदय, ये मूलतः इसलिए बनाया जाता है कि शिक्षा से एम्प्लॉयमेंट जुड़े, और वही आधार होता है। 1 से 2% लोग अपने साथ अपने रोजगार में जाते होंगे, लेकिन मूल उद्देश्य शिक्षा का यह है कि उसको एम्प्लॉयबल बनाया जाए। क्या यह सवाल उठता है? देश की परीक्षा में अगर हम देखें, आज अगर मेरिट की बात हो तो कायदे से पहले एक समय में होता था कि परीक्षा की डिग्री लेके जाइए और नौकरी ले लिए मार्क्स पर। उसे खत्म किया गया क्योंकि उसके गुणवत्ता में निरंतर गिरावट थी, और उसी का परिणाम है कि आपने केंद्रीय परीक्षा सेवाएं शुरू की, राज्य की परीक्षाएं सेवाएं शुरू की। लेकिन दूसरे तरफ क्या हो रहा है? जहां की शिक्षा अच्छी है, चाहे देश का आईआईटी हो या आईआईएम्स हो, वहां क्या हो रहा है? आज यूपीएससी में 70 से 80% वो कैंडिडेट्स हैं जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जो आईआईएम से पास कर रहे हैं। आखिर में गुणवत्ता तो वही है कि जहां शिक्षा अच्छा हो वहां रोजगार अच्छा मिलता है, और उसका परिणाम जीता जागता है कि देश के 50% यूपीएससी के जो 50 से 60% यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस और अन्य परीक्षा में पास करने वाले लोग इन्हीं संस्थाओं से पास करते हैं। तो विश्वविद्यालय के गुणवत्ता को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा हमारे सामने चुनौती है अध्यक्ष महोदय, और इसीलिए हम कहते हैं कि इस पूरे विषय को अगर हम लोग दूसरे रूप से देखें, क्योंकि भारत में विश्वविद्यालय हम लोग खोलते हैं, भारत में विश्वविद्यालय की तैयारी कराते हैं, भारत में विश्वविद्यालय में नियुक्ति करते हैं, लेकिन गुणवत्ता के अभाव में एम्प्लॉयबिलिटी का अभाव दिखता है, जिसको हमें निश्चित रूप से उसका निदान निकालना चाहिए महोदय। लेकिन शिक्षा का तो सबसे बड़ा, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, शिक्षा का अंतिम स्वरूप क्या होना चाहिए? शिक्षा का अंतिम स्वरूप वही होना चाहिए, क्योंकि समय आपने मुझे कम दिया है। शिक्षा का अंतिम स्वरूप ये होना चाहिए कि शिक्षा देश में एक अच्छा नागरिक पैदा करे। लेकिन उससे भी बड़ा शिक्षा का स्वरूप होता है, जो कई बार पढ़े लिखे लोग नहीं भी करते हैं। शिक्षा अगर आपको एक अच्छा इंसान बनाता है तो उससे बड़ा शिक्षा धरती का कोई नहीं होता है। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अच्छा इंसान बनाना शिक्षा की सबसे बड़ी नीति होनी चाहिए, ये मेरा सोचना है। धन्यवाद। धन्यवाद रूडी जी। नेक्स्ट स्पीकर श्री के सुरेश।